अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू मेकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग मेकोनियम कर लेते हैं। मेकोनियम क्या चीज़ होती है? ठीक है, देखो, मेकोनियम इज़ बेसिकली द फर्स्ट स्टूल द बेबी इज़ गोइंग टू पास। ठीक है, उसको आप जो है वो मेकोनियम कहते हो। ठीक है, अब बेबी जब आपका बेसिकली जब फीटस होता है वो जब यूट्राइन लाइफ में होता है, ठीक है, तो उस दौरान वो कभी भी फीसेस जो है वो पास नहीं करता। ठीक है, जबकि वो यूरिन पास कर रहा होता है। ठीक है, फीसेस पास नहीं करता, यूरिन हालांकि पास कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन जब वो फर्स्ट फीसेस पास करता है तो उसको हम लोग मेकोनियम कहते हैं। अब मेकोनियम में क्या होता है? मेकोनियम में हमारे पास बाइल हो सकता है, हेयर हो सकते हैं। ठीक है, वो भी बच्चे के अपने बाल होते हैं। ठीक है, और एक जो है उसमें एपिथेलियल सेल्स होते हैं। ठीक है, एपिथेलियल सेल्स, हेयर एंड बाइल। ठीक है, और म्यूकस म्यूकस भी होता है। ठीक है, चार चीज़ें: एपिथेलियल सेल्स, म्यूकस, हेयर, बाइल। ठीक है, ये होता है स्टूल में। ठीक है, जब फर्स्ट फीसेस पास होती हैं। ठीक है, अब मेकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम किसे कहते हैं ना कि मेकोनियम जो है वो हमारे पास आ, आ, बच्चे ने एस्पायर कर लिया है। ठीक है, वो रिस्पायरेटरी सिस्टम में चला गया है। ठीक है, कब गया है? देखो, इंट्रायूट्राइन लाइफ में बच्चे ने जो है वो हमारे पास मेकोनियम जो है वो पास कर लिया है। ठीक है, और वो पास करने के बाद जो है वो ऑब्वियसली एमनियोटिक मेम्ब्रेन में ही होता है ना, एमनियोटिक मेम्ब्रेन के अंदर ही वो पास करेगा ना, तो वो बच्चा एस्पायर कर लेता है। एस्पायर करता है तो मेकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम हो जाता है बेबी को। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें क्या होता है ना कि अब अगर हमारे पास ये मेकोनियम होता है ना कि अगर ये बेसल एरिया ऑफ द लंग्स में लाई करेगा ना, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास थोड़ा बहुत डिस्ट्रेस हो सकता है, थोड़ा बहुत पेशेंट को जो है वो सांस लेने में मसला हो सकता है। सही है, मतलब कि उखड़ी हुई सांस हो सकती है, थोड़ा बहुत मसला हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ये हमारे पास जो मेकोनियम होता है ना जाके लॉन्च कर जाए इन द मेन पैसेज ऑफ द एयरवे, जैसे आप ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, मेजर ब्रोंकाई वगैरह, ठीक है, और ब्रोंक्यूल्स वगैरह में। ठीक है, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से हमारे पास जो है पूरा का पूरा लंग्स जो है वो हमारे पास कोलैप्स कर सकता है, एथिलेक्टेसिस में जा सकता है। ठीक है, तो इससे हमने बचाना होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना कि हमारे पास इसमें बेसिकली होता क्या है ना, जो लास्ट डेज होते हैं ना प्रेगनेंसी के, उसमें हमारे पास जो पेशेंट होता है ना वो हाइपोक्सीमिया में चला जाता है ना, हाइपोक्सीमिया में चला जाता है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली उसने डिलीवर होना होता है, उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है ज़्यादा। ठीक है, तो वो हाइपोक्सीमिया में चला जाता है, जिसकी वजह से जो उसके एनल स्फिंक्टर्स होते हैं ना वो रिलैक्स हो जाते हैं। जब वो रिलैक्स हो जाते हैं ना तो अल्टीमेटली वो जो होते हैं वो मेकोनियम जो होते हैं वो पास कर लेते हैं। ठीक है, और फिर बाद में बच्चा उसको एक्सपायर कर लेता है। ठीक है, अब मेकोनियम जो होता है ना ये किन बच्चों में कॉमन होता है? ठीक है, अगर प्री टर्म बेबी हो या पोस्ट टर्म बेबी हो, या हमारे पास शॉर्ट फॉर गेस्टेशनल एज है, ठीक है, या पेशेंट कोई मेटरनल कोई डिजीज़ थी, ठीक है, उसकी वजह से भी हमारे पास हो सकता है मेटरनल डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सारी चीज़ें ना। ठीक है, तो अच्छा जी, अब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो पेशेंट में क्या होगा? देखो, एक तो ऐसा हो सकता है कि अगर मेजर आपका एयरवे इन्वॉल्व होगा ना, ब्रोंकाई हो गया, ठीक है, या आपकी जो मेजर ब्रोंक्यूल्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, तो पेशेंट में लंग्स पूरा का पूरा उसका कोलैप्स कर सकता है। ठीक है, और या तो ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट में ब्लॉकेज हुई है, ठीक है, एयर तो आ गई है, ठीक है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रही, जिसकी वजह से लंग्स की हाइपर इन्फ्लेशन भी हो सकती है। ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन हो सकती है लंग्स की। ठीक है, फिर थर्ड केस में ये होता है ना कि पेशेंट में एक तो पूरा का पूरा कोलैप्स कर गई, या तो हाइपर इन्फ्लेशन हो गई, या तो अगर हमारे पास बेस ऑफ द लंग्स इन्वॉल्व है ना तो उसमें नमूनिया की तरह सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, डिस्टली अगर लॉन्च की है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इंटरकॉस्टल रिसेशन और रिसेक्शंस होती हैं। ठीक है, सुकड़ जाता है लंग्स। ठीक है, रिफ्रैक्शन और सेशंस में। ठीक है, और बाकी इसमें टेकिपनिया होता है, फ्लेयरिंग्स होती हैं, ग्रंटिंग होती है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो एपी व्यू जो होता है, एपी एक्सेस जो होता है ना चेस्ट का, वो इंक्रीज़ हो जाता है, बैरल शेप चेस्ट हो जाता है। ठीक है, एबीजीज जब आप देखते हो तो ऑब्वियसली उसमें आपका ऑक्सीजन की कमी होगी। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, अब इसके अलावा ना अगर थिन मेकोनियम होगा ना, ठीक है, तो वो आपका नमूनिया लाइक सिम्टम्स कॉज करता है। ठीक है, लेकिन अगर ऑब्वियसली अगर वो थिक और पी सूप की तरह मेकोनियम होगा तो वो आपका लंग्स का कोलैप्स और डेथ भी कॉज कर सकता है। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर रिस्क फैक्टर्स की बात करें ना तो इसमें क्या होता है, पेशेंट
कौन पोस्टम बेबी हो, ठीक है, या प्री टर्म, या शॉर्ट फॉर गेस्टेशनल एज हो, या हमारे पास मैटरनल कोई डिजीज़ है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाइपोक्सीमिया, स्मोकिंग, ठीक है, क्रोनरी वास्कुलर डिजीज़ वगैरह, ठीक है। अब आते हैं मेकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम की उस पे ना इन्वेस्टिगेशन पे। ऑब्वियसली जब आप ABGs करोगे जिसमें आपका हाइपोक्सीमिया होगा, ठीक है, और हाइपरकैप्निया होगा, चेस्ट एक्सरे करोगे जिसमें रिसेशंस और रिट्रैक्शंस वगैरह आपको मिल रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको जो आपका वो होता है AP जो आपका एक्सेस होगा ना वो इंक्रीज़ हो चुका होगा, ठीक है। इसके अलावा पूरा का पूरा लंग्स कोलैप्स भी हो सकता है, ठीक है, या उस हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स भी आपको एक्सरे में नज़र आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा आप हिस्ट्री और एग्जामिनेशन लोगे तो उससे भी आपको पता लग जाएगा कि मदर को कोई आया प्रॉब्लम तो नहीं थी, बच्चे की बर्थ से पहले कोई बीमारी तो नहीं गुजारी, तो उससे भी आपको आइडिया हो सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद कॉम्प्लिकेशन में यही होता है कि एथिलेक्टेसिस पूरा कोलैप्स कर सकता है, ठीक है, या हमारे पास एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, नमूनिया लाइक सिम्टम्स, नमोनाइटिस हो सकता है, ठीक है, और ब्रोंकियल एडेमा हो सकता है, ठीक है। अब इसकी ट्रीटमेंट आपने क्या करनी है ना, देखो एक पेशेंट आया है, ठीक है, उसका हार्ट रेट 100 से ज़्यादा है, ठीक है, और उसकी जो मसल टोन है वो भी इंक्रीज़ है, ठीक है, मतलब सही चल रही है, ठीक है, और एक्टिविटी भी उसकी ठीक है, मसल टोन और विग्रेस एक्टिविटी है और हार्ट रेट 100 से ज़्यादा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बस सक्शन कर लेनी है माउथ और नोज़ की, ठीक है, और इसके अलावा आपने कोई इंटुबेशन वगैरह नहीं करनी, ठीक है। अगर 100 से कम है और उसकी मसल टोन भी अच्छी नहीं है और उसकी एक्टिविटी भी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो है वो पेशेंट को क्या करना है कि आपने गिव एयर थ्रू एम्बू बैग इफ़ नो चेस्ट राइज, मतलब आपने अगर 100 से कम है और चेस्ट मूवमेंट भी नहीं है, आपने एम्बू बैग से उसको एयर देनी है। अगर चेस्ट राइज नहीं हो रहा तो आपने सक्शन करनी है, ठीक है, और इंटुबेशन करनी है, ट्रैकिल सक्शन और ट्रैकिल इंटुबेशन, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आपने पेशेंट को सर्फेक्टेंट दे देना है एक्सोजीनियसली, ठीक है, ताकि लंग्स को लैप्स ना कर पाएँ, ठीक है। और पल्मोनरी हाइपरटेंशन का अगर पेशेंट है ना तो आपने सिल्डेनाफिल जो वाइग्रा होती है ना, तो वो भी आपके पल्मोनरी वेसल्स को रिलैक्स कर देती है, वो दे देते हो, और एंटीबायोटिक्स देते हो ताकि कोई इन्फेक्शन के चांसेस जो है ना वो हमारे पास ना हो, ठीक है। तो सही है, हार्ट रेट 100 है, 100 से ज़्यादा है, 100 से कम है, एक्सोजीनियस सर्फेक्टेंट है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए सिल्डेनाफिल और एंटीबायोटिक्स दे दिए हैं, ठीक है। दैट्स इट, वी आर डन विद द मेकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।